तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आज इन पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। वन लाइनर है तो मैं बोलते हुए चलूंगा, आप लोग सुनिए, और लिखने वाला काम जो है वो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, और इतनी स्पीड अगर आपकी होगी तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। ये सब कुछ आपने जो पहले पढ़ा हुआ है ना उस पर आधारित है। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है, यानी कि किसने हिंदी साहित्य को के आरंभिक युग को आदिकाल कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विसल देव रासो, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है। नरपति नाल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य में है, उनके ही प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ हो सकता है कुछ एक आध फैक्ट नए आ जाए, अदरवाइज सब वही रहेंगे। पडम चरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। स्वयंभू का नाम आपको बताया गया था कि जो अपभ्रंश भाषा है उसका प्रणेता भी कहा जाता है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो खड़ी बोली से संबंधित जो राइटर हमारे हैं, लेखक है, वो अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो का नाम वैसे भी बहुत फेमस है, मैंने पहले भी आपसे कहा है, इनके बारे में आप पढ़िएगा, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और अमीर खुसरो पढ़िए, आप काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है ना। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। विद्यापति। नेक्स्ट, सरपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। अभी अभी आप लोगों को बताया गया, ऊपर क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरपाद को माना जाता है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता की संग्रह है वो है दोहा कोश। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये कई बार ये चर्चा में आ चुका है ना, बहुत बार जो हम कोर डिस्कशन करते हैं वहां पर भी आपने देखा, और उसके बाद इससे पहले भी 2 सेशन हमारे हुए हैं क्वेश्चन आंसर के, वहां पर भी आपने देखा था कि भक्ति काल ही क्या है हमारा स्वर्णिम युग कहलाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। चंदायन के रचनाकार का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? ये ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब परीक्षा में उतना नहीं पूछा गया है। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास से संबंधित जो भी प्रश्न आपका आता है वो सब इंपॉर्टेंट होगा, लिख लीजिएगा। कवितावली के रचयिता तुलसीदास है, ठीक है। इसके बाद भ्रमर गीत, ये तो आपको पता ही है, सूरदास से संबंधित है भ्रमर गीत आपका। फिर देखिए, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? रामचरित मानस की, ठीक। आवाज तो सभी को आ रही है ना? एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग प्लीज। यस सर, आ रही है। ठीक है। फिर देखिए, भ्रमर गीत के रचनाकार सूरदास जी हो गए आपके। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो रामचरितमानस हो जाता है। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक। ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके ये विचारधाराएं हैं इनके प्रवर्तकों के नाम आप याद कर लीजिएगा। जैसे अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, आपका द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक। तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किससे है? वल्लभाचार्य से। और वल्लभाचार्य कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ता है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, स्क्रीन बार बार नीचे को हो जा रही है इसकी। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ता है? तो विशिष्टाद्वैत का पड़ता है। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी है? तो मीरा ने दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना है? रीतिकाल से। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है
कि ये 3 भाग कौन से हैं, जल्दी बताइए। आप चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी है? तो भूषण ने लिखी हुई है। ये देखो, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने साहित्य की क्लासेस नहीं की है उनको ये बिल्कुल नया सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा किस किसने नहीं की है, मैं ताकि आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। एटलीस्ट आप नोट्स तो उसके प्रिपेयर कर ही लें। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। इम्पोर्टेंट देखो, कुछ तो ऐसे रचनाकार हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, आपके कवितानंदन पंत है। तो इनसे संबंधित जितनी रचनाएं हैं वो सब आपने याद करनी ही करनी है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि का नाम कई बार पूछा गया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? नागेंद्र ने कहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये तो दोनों प्रश्न इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? निराला की है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 28 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत किया था? जूही की कली। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत किया था, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि जूही की कली रचना किसकी है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो जूही की कली किसकी है? निराला की है। और विशेषकर जूही की कली एक ऐसी रचना है निराला की जो कि मुक्त छंद में लिखी गई है। आप लोगों को छंद पढ़ाए थे मैंने, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद ना। मुक्त छंद में लिखी गई ये रचना है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आप लोगों को भी कई बार डिस्कस कर दिया है मैंने। रसवंती के रचनाकार का नाम? रामधारी सिंह दिनकर। मैंने अभी भी बताया आपकी कुछ कवि ऐसे हैं जिनके सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। रचनाओं के अंदर क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, रचना का नाम याद होना चाहिए कि ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की, ये जयशंकर प्रसाद की। मधुशाला सब जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन की है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुवितानंद बंधु कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, ठीक है। जो साहित्य की तरफ जा रहे हैं, जिनका फर्दर कोई हायर एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करना है उनके लिए ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग के यूटेट सीटेट आदि के लिए उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आंगन के पार द्वार ये काव्य संग्रह किसका है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कई प्रश्नों पर फोकस कर रहा हूँ, आपसे निवेदन है कि उनको तो आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, आगे आप देखिए ना देखिए, ठीक है। अज्ञेय का है। संसद से सड़क तक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो धूमिल ने लिखा है, ठीक है। धूमिल का पूरा नाम क्या है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत स्पीड में तो नहीं हो रहा ना, बताइएगा एक बार। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। हाँ, चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर से वही बात, कुछ 20-30 रचयिता ऐसे हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधित प्रश्न बहुत पूछे आते हैं उनसे, उनको आपने याद करना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनमें से ही एक, ठीक है। तो चिंतामणि जो निबंध संकलन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? विद्यानिवास मिश्र है। उसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बांसनोवर किसकी कहानियों का संग्रह है?
प्रेमचंद्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, मानसरोवर का है ना, प्रेमचंद्र ने कहा है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो ये भी सारे प्रश्न लगातार आपके संग्रह से आ रहे हैं, महादेवी वर्मा ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आ गया प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? ये तब बड़ा नहीं आपके, फिर भी शंकर शेष देख लीजिएगा। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र ने। एक दो बार कहीं पर देखा है मैंने कि ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, बट इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना आपके लिए। दूसरी परंपरा, मैं फिर से जब कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सिर्फ सीटेट और यूटेट के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। अगर किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सब इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आप, परमार रासों के कवि का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाया भी है, आप अपनी अगर नोट्स की कॉपी पलट के देखते तो आपने लिखा भी होगा, जगनिक, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्याय ने। तो पहले ही पेज में लिखा हुआ आपने, आप देखिए पलट करके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने लिखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजक के रचयिता कौन है? आप सब जानती हैं, कबीरदास की रचना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं या दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। पहले तो ये कि मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है ना। तो चंदायन जायसी की रचना नहीं है, तो चंदायन किसकी रचना है? ऊपर ही एक प्रश्न में आपने देखा था, बताइए जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि चंदायन किसकी रचना है, और ये लिखना जरूरी है, हाँ, इससे आप रिकॉल करेंगे। भारत में भक्ति का शोध कहाँ से प्रतिष्ठित होकर उत्तर भारत में आता है? ठीक है, तो भारत में भक्ति का शोध कहाँ से प्रस्तुत होकर उत्तर भारत में आता है? तो दक्षिण से आता है डेफिनेटली। संतन को कहा सीकरी को काज, किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, संतन को कहा सीकरी को काज किसकी पंक्ति है? कुम्मन दास की है। आप देखो, जब बात आएगी कि ये रचना किसकी है तो ये तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, लेकिन अब पंक्तियां आ जाएंगी तो याद रखना आप लोग की कुछ विशेष पंक्तियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो तो आपको याद रहेंगी भी, वो किस संकलन से है और किस कविता से है और किस कवि ने या किस रचयिता ने कही है। बाकी सारी पंक्तियां रखने की आवश्यकता नहीं है। नानक किस काव्य धारा कवि? आप जानते हैं, संत काव्य के हैं। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, तो आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि इसमें कौन सा छंद लगा हुआ है? आप छंद पहचानिए, और किस कवि की पंक्ति है? तो जायसी की है। भ्रमर गीत अभी भी देखा आपने, इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया आपने, सूरदास का है। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति को के प्रभाववश अपना नाम क्या रख लिया था? रसखान रखा था, ठीक है। तो रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? तो दोहावली तो रहीम की है, रहीम दोहावली करके हम जानते हैं ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल दिया है। इंपॉर्टेंट नहीं होता हालांकि। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि नहीं है, फिर भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं इसको, दयानंद, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पद्माकर रीति काल की किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति बंधी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। साकेत इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना।
कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर रहता है। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो आप लोग को पता है आधुनिक काल को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, छायावाद, उत्तर छायावाद, छायावाद में, है ना, 2-3 भाग हैं इसके, इनको आपको देखना है। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि है। तो अब ये प्रश्न बनता है कि अज्ञे धूमिल और हरिवंश बच्चन जो है, हरिवंश राय बच्चन जो है, वो किस वाद के कवि कहलाते हैं? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आज फिलहाल हम ये जो प्रश्न डिस्कस किए हैं इतना ही करते हैं। इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा। तो जिन्होंने पहले साहित्य की क्लासेस पढ़ ली हैं वो एक रिवीजन करें अपने नोट्स का और कल रिवीजन के साथ आए। जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं तो अब आप लोगों के लिए तो फिर कैसे होगा, है ना। आप लोगों को मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग मिलती है तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, अदरवाइज फिर सैटरडे संडे जो हमारी क्लास ऑफ रहती है तो आपको साहित्य पढ़ दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज तो ये डिस्कशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं। अब आगे का डिस्कशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आप लोगों के हैं, डाउट्स थे, वो आप लोग पूछ सकते हैं।